बहुत अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सपना बहुत परेशान होते हुए इधर उधर देखकर भाग रही थी। उसे अंधेरे में ही विक्रम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा सपना। कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। और विक्रम की चित्कार करती हुई हंसी उसके कान के पर्दे फाड़ने लगते हैं। वो अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद किए हुए बेतहासा भागी जा रही थी कि जैसे विक्रम उसके पीछे ही पड़ा था। कि तभी वो किसी से टकरा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कान में आवाज़ आई, सपना। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली और अपने सर को ऊपर की तरफ करके देखा तो उसके मुंह से निकला, राजीव। सपना की आंखें आंसुओं में डूब गई और होठ फड़फड़ाने लगे, पर वो कुछ नहीं बोल पाई। राजीव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए इशारे में चुप करने को कहा। सपना बहुत देर तक राजीव के सीने पर सर रखकर सिसकती रही। राजीव भी उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों के घेरे में कसे रहा। सपना ने रोते हुए राजीव से पूछा कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर तुम? कितनी अकेली हो गई थी मैं। और वो विक्रम भी मुझे कितना परेशान करता है। राजीव ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि मैं तो यहीं था, तुम्हारे पास। मैं कहाँ जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर? मौत को भी 100 बार सोचना पड़ेगा मेरे पास आने से पहले। और बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। विक्रम जैसे कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राजीव ने सपना को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। सपना, सपना, सपना उठना यार। देख तो सुबह हो गई है और आज कॉलेज जाकर जल्दी लौट कर आना है। बाजार जाना है ना, भूल गई तू? पूजा ने एक सांस में बोलते हुए कहा। सपना ने तकिए को खुद से दूर करके आंखों को धीमे धीमे खोला और फिर सोचने लगी कि इसका मतलब मैं सपने में राजीव के साथ थी। ये सपना है तो फिर मुझे इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है? मुझे राजीव के साथ की सच में ज़रूरत है और वो मुझे सपने में ही हौसला दिलाने आ गए थे। राजीव, कम से कम सपने में ही सही, पर मेरे पास बने रहा करिए। बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सही लगने लगता है और ज़िंदगी जीने की एक वजह मिल जाती है। उस दिन सपना ने मन में सोचा और बाथरूम की तरफ चली गई। वो अपने सपने के बारे में पूजा या भाभी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नाश्ता करके वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। वैसे सपना का मन नहीं था, पर पूजा के जोर देने पर वो तैयार हो गई। वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। सपना चुपचाप नीचे की ओर देखती हुई जा रही थी और पूजा चारों तरफ का मुआयना करते हुए जा रही थी। आज कहाँ छुपा बैठा है वो मजनू साला? पूजा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। तभी उसे एक किनारे बैठा रवि दिखाई देता है, जो उन दोनों को देखकर किताब में अपना सर जबरदस्ती घुसाए दे रहा था। पूजा ने उसी के कंधे पर धौल जमाते हुए कहा कि क्यों रवि भाई, आज तुम्हारा वो छिछोरा यार नहीं दिख रहा है? कहाँ छुपा दिया है उसने उसे तुमने? रवि मिमियाते हुए बोला। क्या कह रही हो पूजा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रवि। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उस दिन सपना को अकेले देखकर बहुत हीरोगिरी सूझ रही थी। आज सामने आए तो नानी ना याद दिला दूं तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। रवि ने इधर उधर देखते हुए कहा कि मेरा यकीन मानो पूजा, मुझे नहीं पता था कि विक्रम के दिमाग में सच में कुछ ऐसा चल रहा था। मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ कि वो सपना के इर्द गिर्द भी रहे। पूजा, सपना, मेरा यकीन मानो तुम दोनों। मुझे नहीं पता कि आज विक्रम कहाँ है, पर वो कॉलेज तो नहीं आया, ये बात पक्की है। सपना ने पूजा का हाथ पकड़कर लाइब्रेरी की तरफ ले जाते हुए कहा कि छोड़ना पूजा, हमें बहुत काम करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। चलना लाइब्रेरी चलते। पूजा ने रवि से कहा कि अभी तो वो नहीं है, पर जब भी वो तुम्हें दिखे तो बता देना कि असली मर्द का बच्चा है तो अब सामने आए और मुझसे बात करे। दोनों लाइब्रेरी में जाकर अपना काम करने लगी। शाम को दोनों घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को देखकर सपना और पूजा दोनों ही चकित रह गईं। यार, ये कौन आया है अपने घर पर? सपना ने पूछा। पूजा ने अनभिज्ञता में अपने दोनों कंधे उचका दिए। चलो अंदर चलते ही पता चल ही जाएगा। दोनों सहेलियां जैसे ही अंदर गईं, अंदर का नज़ारा देखकर बहुत चक्की रह गईं। ये साला तो यहाँ रिश्तेदारी बनाने आया हुआ है और हम इसे वहाँ कॉलेज में ढूंढ रहे थे। मानना पड़ेगा,
वाकई बड़ा तेज दिमाग है इसका। बात करने का कोई मौका दिए बिना ही सीधा घर पहुंच गया। पूजा ने सपना से फुसफुसाते हुए कहा। अंदर लिविंग रूम में विक्रम अपने पापा मिस्टर मित्तल के साथ शादी का शगुन लेकर आया था और दीपक शायद सपना और पूजा का ही वेट कर रहा था। मिस्टर मित्तल ने उन दोनों को देखते ही कहा कि लीजिए दीपक बेटा, आपकी बहन भी आ गई है। अब लगे हाथों शगुन लेकर इस रिश्ते को पक्का कर दीजिए और समधी बन जाइए मेरे। पूजा ने नफरत भरी नज़रों से विक्रम की ओर देखा तो वो बस सपना को ही ताड़ने में बिजी था और मन में सोच रहा था कि बस सपना, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। ये एक नारियल और मिठाई का डब्बा और चंद रुपयों में तुम मेरी मिल्कियत हो जाओगी। फिर देखता हूँ कि तुम कैसे और कब तक मुझसे बचोगी। जैसे ही मिस्टर मित्तल ने फलों की टोकरी, मिठाई की टोकरी और कपड़े जेवरों से सजी थाली को उठाने का इशारा अपने साथ आए नौकरों को किया, दीपक ने कहा कि 1 मिनट रुक जाइए मिस्टर मित्तल। विक्रम ने चौंक कर दीपक की ओर देखा। मिस्टर मित्तल ने कहा कि क्या हुआ दीपक बेटा? मिस्टर मित्तल, आपका और आपके बेटे का मन तो मैं और फैमिली जान गए हैं, पर मेरे परिवार को और मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सपना को भी ये रिश्ता पसंद है या नहीं। क्यों नहीं पसंद होगा? ज़रूर पसंद होगा। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में और हमारे खानदान में? मिस्टर मित्तल ने अपनी सेखी बखारते हुए कहा। माफ़ कीजिए मिस्टर मित्तल, पर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी बहुत मायने रखती है, फिर चाहे वो किसी आम इंसान के साथ शादी करे या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बेटे से। और मेरी बहन के आंसू इस बात के गवाह हैं कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर क्या कमी है मेरे बेटे में? मिस्टर मित्तल तहस में आकर बोले। कोई कमी नहीं हो सकती है, पर फिलहाल मेरे लिए इस रिश्ते को इनकार करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि सपना को इस रिश्ते से इनकार है। आपकी बहन बेवकूफ़ी कर रही है, बजाय उसे समझाने के आप उसी की तरफदारी कर रहे हैं। इस बीच सपना पूजा की बाह कस के पकड़े हुए वहाँ हो रही हॉट टॉक को सुन रही थी। भाभी और माँ भी खामोशी से सपना की ओर खड़ी होकर दीपक की बातों से संतुष्ट लग रही थी। दीपक बेटा, आप और आपकी बहन ना समझी में घर आई लक्ष्मी को नकार रहे हैं। अरे लोग तरसते हैं मित्तल खानदान में रिश्ता करने के लिए। वो तो हमारे बेटे को आपकी बहन पसंद आ गई तो मैं भी तैयार हो गया, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। क्या खाकर आप मेरी बराबरी करेंगे मिस्टर दीपक? मिस्टर मित्तल दंभ में बोले। देखिए मिस्टर मित्तल, आपके लिए फ़िलहाल यही जान लेना काफ़ी है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और रही बात बराबरी की, तो शायद आप मुझे जानते नहीं हैं या फिर आप अपने लाडले बेटे की जिद में आकर मेरा पूरा इंट्रो जानना ही भूल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको, दीपक ने इत्मीनान से और धीमे लहजे में कहा। आप राजावत इंडस्ट्री को तो जानते ही होंगे ना? वही इंडस्ट्री जिन्हें आपने अपने आधे शेयर घाटे को पूरा करने के लिए बेच दिए। राजावत इंडस्ट्री का नाम सुनते ही मिस्टर मित्तल के माथे पर पसीने की बूंदें चिचुहाने लगी। आपको इससे क्या मतलब है? बिजनेस पे अप एंड डाउन तो चलता रहता है और आप क्या जाने बिजनेस के तौर तरीके। ओह रियली? दीपक ने अपनी चेयर पर और आराम से बैठते हुए कहा। आई एम दीपक सिंह राजावत, CEO ऑफ राजावत इंडस्ट्री। व्हाट? मिस्टर मित्तल और विक्रम दोनों का मुंह आश्चर्य से फैल गया। और आपके आधे शेयर मेरे ही राजावत इंडस्ट्री ने खरीदे हैं। मिस्टर मित्तल ने फौरन ही नेट पर सर्च किया और अब वो अपनी जगह बैठे बैठे ही चकरा गए। नेट पर दीपक सिंह राजावत और उनके सामने बैठा दीपक सिंह राजावत दोनों एक ही शख्स थे। अब उनका मुंह लटक गया और वो खामोशी से ज़मीन को घूर रहे थे, पर विक्रम का जुनून अभी कम नहीं हुआ था। वो थोड़ा रुककर बोला कि तो क्या हुआ? हमारी कंपनी को जैसे ही प्रॉफिट गेन होगा हम अपने शेयर वापस आपसे खरीद लेंगे। फिलहाल तो आप इस रिश्ते पर अपनी मंजूरी दें। दीपक को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपनी चेयर से उठते हुए बोला कि अगर आप लोग घाटे में भी ना होते और बस अच्छे इंसान होते तो भी मैं एक बार को सोच सकता था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग फिरे, आप दोनों बाप बेटे की जोड़ी मेरे घर से अपनी तशरीफ का टोकरा उठा कर ले जाएं।
दोनों बाप बेटे वहाँ से सर झुकाए निकल गए। दीपक ने सपना और पूजा की तरफ देखा। वो दोनों आंखों में आंसू भरे कृतज्ञता के भाव से उसे ही देख रही थी। दीपक ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी और दोनों भागते हुए दीपक के गले लग गईं और रोते हुए बोली, थैंक यू भैया। सपना ने कहा कि भैया, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। आपने कभी भी इस तरह से नहीं किया जैसे कि आज किया है मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस हद तक समझते हैं कि मेरी आंसुओं से ही मेरे दिल की बात समझ गए। दीपक ने पूजा और सपना को बिठाया और दोनों के आंसू पोंछते हुए कहा कि सपना, मैंने तुझे अपनी बहन नहीं, बेटी बनाकर पाला है। पापा के जाने के बाद मैंने तुझे बिल्कुल उनके जैसे ही पाला है, बस कभी जता नहीं पाया। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फिर से सुबकने लगे थे। वहीं एक और खड़ी भाभी माँ पूजा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। विक्रम अपने घर पर जाकर मिस्टर मित्तल पर भड़क रहा था। डैड, आप किसी काम के नहीं हैं। आपने इतनी आसानी से उस दीपक की बात मान ली और वहाँ से मुंह लटकाए चले आए। खोते दे पुत्र, वो दीपक सिंह राजावत है, कोई मामूली आदमी नहीं है, समझा तू? तुझे उस लड़की के अलावा और कोई तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? पर मुझे दिख रहा है कि अगर अब तूने एक और बार मुझसे अपनी शादी के बारे में बात की तो मुझसे एक थप्पड़ खा जाएगा अभी के अभी। नालायक, पर आशिकी का बुखार चढ़ा हुआ है। ये नहीं दिख रहा है कि बाप नाक तक कर्ज में डूबा हुआ है, उसे बाहर कैसे निकाले? साहबजादे को शादी करनी है। वो दीपक सिंह राजावत है, इस बिजनेस की दुनिया का किंग। वो अपनी बहन की शादी तुझ जैसे कंगाल के साथ कभी नहीं करेगा। ये बात तू अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा ले। इतना कहकर वो गुस्से में अपने रूम की तरफ चले गए। विक्रम वहीं एक कोने में बने बार काउंटर पर बैठकर शराब पीने लगा और पीते हुए बोला कि डैड, आप डरो उस दीपक सिंह राजावत से, पर विक्रम मित्तल नहीं डरता किसी से। और रही बात मेरी शादी की, तो वो मैं सपना से ही करूँगा। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। उधर शाम को पूजा सपना को जबरन अपने साथ बाजार ले गई। सपना का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि फिर से होली का ही समय था। हवा में फाल्गुन की मस्ती घुली हुई थी। एक समय था कि जब सपना होली के आने का इंतज़ार करती थी, पर अब उसे रंगों से नफरत हो गई थी। आज भी उसने हल्के पीच कलर का सूट पहना हुआ था। सब उसे लाख कोशिश करके मनाते, पर उसने सबसे कह रखा था कि प्लीज़ मुझे इस मामले में कोई भी फोर्स ना करे। एक होली थी जब राजीव उसकी ज़िंदगी में आया था, और एक वो होली भी आई जिसमें राजीव उससे बहुत दूर चला गया। और फिर से सपना की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने सपना के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि बस कर सपना, और कितना रोएगी? देखना कितनी चहल पहल है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चल ना, गुलाल खरीदते हैं। वैसे भी करण के साथ ये मेरी पहली होली है, मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। सपना ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा कि चलो ठीक है, गुलाल खरीदते हैं, और वो भी मेरी पसंद का, गुलाबी और लाल और हरा वाला। सपना, जब तुझे रंग इतने पसंद हैं तो फिर तूने अपनी ज़िंदगी में रंगों को क्यों नहीं एंट्री दे रखी है? पागल, ये सब तेरे और करण के लिए है। वो मेरे लिए भाई भी है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड का जीवन साथी तो मेरे जीजा जी भी है। और मैं मेरे जीवन के इतने इम्पोर्टेंट लोगों की होली मेरी वजह से तो बैरंग नहीं होने दूंगी ना। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है। सपना ने पूजा और अपने भैया और भाभी का मन रखने के लिए अबीर, गुलाल खरीदा और खूब सारी दूसरी खरीदारी की। वो पूजा के लिए होली यादगार बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी प्यारी सहेली अपनी खुशियों को ना मनाए। दीपक ने फ़ोन करके पूछा कि तुम लोग कब तक आओगे? मैं गेस्ट रूम रेडी करवा कर रखता हूँ। ठीक है, मुझे भी आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। उसने माँ को बताया कि वो करण आ रहा है, और मैंने बताया था ना कि लड़के वाले भी उसके साथ आ रहे हैं। होली मिलना भी हो जाएगा और रिश्ते की बात भी हो जाएगी। पर बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तूने विक्रम और उसके पापा को शादी के लिए मना किया था, और अब तो इतनी जल्दी फिर से दूसरी जगह रिश्ते की बात कर रहा है। कम से कम एक बार सपना से तो पूछ ही लेता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सपना का भाई हूँ, कभी उसका बुरा नहीं चाहूँगा, और सपना की मर्जी के खिलाफ
कभी कुछ नहीं होगा। घर में होली की तैयारी के साथ साथ गुपचुप तरीके से लड़के वालों की खातिरदारी का भी इंतज़ाम हो रहा था। बस भाभी और माँ को पता था इस बारे में, पूजा को भी नहीं पता था। एक रोज़ वो लोग कॉलेज से जल्दी ही लौट कर आ गई। भाभी ने पूछा कि आज बड़ी जल्दी आ गई तुम लोग कॉलेज से, क्या बात है? भाभी, वो हम लोगों का एजुकेशनल टूर जा रहा है 2 दिन का, तो बस उसकी तैयारी करनी है हम दोनों को, इसलिए सबको जल्दी छुट्टी दे दी गई है पैकिंग करने के लिए। कल सुबह कॉलेज से बस जाएगी जयपुर के लिए। भैया ने कहा कि चलो ठीक है, घूम आओ, थोड़ा चेंज हो जाएगा तुम लोगों का। पर एक बात है सपना, जो मुझे तुमसे कहनी है। हाँ भैया बताओ, क्या कहना है आपको? वो तुमको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मैंने उन्हें होली वाले दिन घर बुलाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शादी तय कर दी जाएगी। सपना बुरी तरह से चौंक गई, पर अभी कुछ दिन पहले ही भैया ने उसे विक्रम से शादी करने से बचा लिया था, और अब आज ये सब? तो क्या भैया सच में किसी से मेरी शादी के लिए बात कर चुके हैं? उसने लाचारी से पूजा की तरफ देखा तो उसने भी मजबूरी में अपने कंधे उचका दिए। भाभी भी ऐसे किसी परिस्थिति से बचने के लिए उसके खुद की तरफ देखने से पहले ही वो किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि सच वो सपना को बता नहीं सकती थी और झूठा दिलासा देने की कोई वजह नहीं थी उनके पास। सपना चुपचाप जी भैया कहकर अपने कमरे में चली गई। वो कहती भी तो क्या कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जिसके वापस आने का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वापस आएगा भी या फिर नहीं। वो अपनी बेबसी पर फिर से रो पड़ी, पर वो किसी और के बारे में भी तो सोच नहीं सकती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश वो अपने टूर से कभी वापस ही ना आए। वही नहीं रहेगी तो फिर सब झंझट ही खत्म हो जाएंगे। सपना पूजा के साथ अपने एजुकेशनल टूर पर चली गई। वहाँ भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो अकेले तो जी सकती थी, पर दिल की गहराइयों में राजीव बसा हुआ था, और उसके होते हुए वो किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? किसी की पत्नी बनकर अगर वो राजीव को याद करेगी तो ये उसके प्यार के लिए गाली होगी, और वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसने फैसला किया कि वो घर जाकर जैसा कि सब लोग चाहते हैं वैसा ही करेगी, पर एक बार अपने दिल की बात उस लड़के को जरूर बताएगी जो उसे होली वाले दिन देखने आ रहा है। फिर चाहे जो भी उस लड़के का फैसला हो, कम से कम उसे तो इस अपराध बोध से मुक्ति मिल जाएगी। उसने कोई बात छुपाई किसी से? घर पर आए हुए मेहमानों को देखकर भाभी आश्चर्यचकित रह गई। वो कभी दीपक की ओर देखती तो कभी उन मेहमानों की तरफ देखती। तभी माँ ने कहा कि अरे अनु बेटा, का मेहमानों को दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी? उन्हें भीतर भी तो लेकर आओ। हाँ माँ जरूर, आप लोग प्लीज़ इस तरफ आइए, कहकर अनु उन सबको डाइनिंग हॉल की तरफ ले गई। खुशी से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दीपक समझ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अब भी आंसू? अब तो खुश हो जाओ। आपको सिर्फ सपना ही नहीं, मैं भी समझ नहीं पाई। अनु ने दीपक के गले लगे हुए ही कहा, अरे भाई, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हूँ जितना कि तुम सबने मुझे बना रखा है। बस मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता हूँ, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड। और एक बात कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम सब की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अब चले, उन लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम भी तो करना है ना, दीपक ने कहा। और अनु हंसते हुए जी चलिए कहकर वहाँ से किचन की तरफ मुड़ गई। सपना अनमनी सी रही पूरे समय वहाँ पर। जयपुर जैसे शहर में भी वो खुद को तनहा महसूस कर रही थी। पूजा ने उसके मन को बहलाने की हर संभव कोशिश की, पर वो भी जानती थी कि सब बेकार है, और ऐसा कब तक चलेगा? इसका जवाब भी उसके पास नहीं था। 2 दिन बाद सुबह की बस से वो दोनों वापस लौट आई। शाम को सपना पूजा और भाभी को ये बताकर कि उसके सर में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में चली गई और राजू की फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर खूब रोई। इतना कि जब तक वो सो नहीं गई उसके आंसू लगातार बहते ही रहे। शाम को जब भैया वापस आए तो उन्होंने पूजा से सपना के बारे में पूछना चाहा, तो उसने बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए वो आराम कर रही है। देर शाम भैया खाने की थाली लेकर सपना के कमरे में गए। सपना तकिए में मुंह डाले सो रही थी।
दीपक ने आहिस्ते से सपना के सर को अपने हाथों में थामा तो उनका मन भी होकर उठा। ये देखकर कि उसके दोनों आंखों में अभी तक आंसुओं की नमी बाकी थी। ओफो, कितनी तकलीफ से गुजर रही है मेरी बहन, दीपक ने मन में सोचा और प्यार से उसके माथे को छू लिया। बस सपना, बहुत हो गया ये सब, अब सब सही होने का समय आ गया है बेटा। और उन्होंने हौले से सपना को जगाया। सपना ने अपने दर्द से लाल हो रही आंखों को धीरे से खोला और सामने दीपक को देखकर एकदम से उठकर बैठ गई। भैया, आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ तेरे पास? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आप आज तक मेरे कमरे में नहीं आए इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, क्योंकि आज से पहले तू कभी भी भूखी इस तरह से नहीं सोई। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, तूने हमेशा खुद को संभाला है, और आज यूं इस तरह से करेगी तो तुझे क्या लगता है कि मेरे गले से पानी भी उतरेगा? खाना तो बहुत दूर की बात है। सपना दीपक की गोद में सर रखकर लेट गई। उसके आंखों से आंसू फिर से किसी झरने की तरह बहने लगे। वो बोली, भैया, मुझे खुद से अलग मत करिए, मैं रह नहीं पाऊंगी इस तरह से। मुझे कहीं नहीं जाना है, कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे आप सबके ही साथ रहने दीजिए ना। पगली, बस इतनी सी बात के लिए अपने कीमती आंसू को बहा रही है? मैं कौन सा तेरी शादी करने जा रहा हूँ? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम्हें लड़का सही लगे तो ही आगे बात बढ़ेगी ना, नहीं तो जैसे विक्रम को बाहर का रास्ता दिखाया था वैसे ही इस बार भी होगा। पर भैया, सपना, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। चलो अब खाना खा लो। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। दीपक सपना के सोने के बाद कमरे से बाहर आ गया। बाहर भाभी, माँ और पूजा शायद दीपक का ही इंतज़ार कर रहे थे। दीपक ने जब सबको सपना के बारे में बताया तो एक बार को सभी को बहुत ख़राब लगा। फिर दीपक ने कहा कि बस अब सब जल्दी ही ये सब ख़त्म होने वाला है। वर्तमान। आज जब सपना सोकर उठी तो माँ ने कहा कि बेटा, जल्दी से उठ और फ्रेश होकर तैयार हो जा, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। सपना कसमसाती हुई बोली कि ओहो माँ, भैया को बहुत जल्दी है ना मुझे घर से भगाने की। अभी कल ही मैं टूर से वापस आई हूँ और कल रात में भैया से इस बारे में बात भी हुई थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। माँ ने कहा कि देख बेटा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना, तू जल्दी से तैयार होकर बैठ। माँ इतना बोलकर बाहर चली गई और पीछे छोड़ गई सपना को राजीव की फ़ोटो को अपने सीने से लगाए सिसकते हुए। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि राजीव, तुम मुझसे वैसे तो दूर हो ही गए हो, और अब ये घर और दुनिया वाले मुझे तुम्हारी यादों के सहारे भी नहीं जीने देना चाहते। पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हारी यादों से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, खुद तुम भी नहीं। सुना तुमने? और वो राजीव की फ़ोटो से लिपट कर फिर से सुबकने लगी। वो बुझे हुए लेकिन एक दृढ़ निश्चय लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और उसने अलमीरा से राजीव का फेवरेट कलर येलो कलर का अनारकली निकाला और तैयार होने लगी। वो सब कुछ राजीव की पसंद का पहन रही थी। कितना अच्छा होता कि अगर आज उस अनजान लड़के की बजाय तुम आते तो देखो ना, मैं बिल्कुल वैसी ही तो तैयार हो रही हूँ राजीव, जैसा कि तुम चाहते थे। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसने सोच लिया था कि वो उस लड़के से क्लियरली बोल देगी कि वो किसी से इतना प्यार करती है कि आज भी उसके इंतज़ार में उसकी ही पसंद का बना और श्रृंगार करके बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही है, चाहे वो आए या ना आए। पूजा जब उसे लेने के लिए अंदर आई तो एक घड़ी तो वो भी सपना को देखकर चौंक गई, पर उसने खुद को संभाला और सपना के कान के पीछे नज़र के टीके लगाते हुए बोली कि आज तू बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए तुझे, चले। और सपना ने चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी। सपना नीचे निगाह किए हुए बाहर हाल में पहुंच गई। उसके पैर कांप रहे थे। वो पूजा के एक हाथ को बहुत मजबूती से पकड़े हुई थी।
बावजूद इसके वो थर थर काँप रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि सब कुछ सच सच बताने के बाद भी अगर वो लड़का नहीं माना या फिर उसके भैया ही जिद पर अड़ गए तब वो क्या करेगी। सपना ने एक बार भी ऊपर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा और ऐसा लग रहा था कि वो अब रोई या तब रोई। वो किसी तरह से खुद को जब्त किए बैठी थी। वो सिर्फ वही जान सकती थी कि या फिर वो एक इंसान जो बहुत देर से बस सपना को ही देखे जा रहा था। भाभी ने इशारे में दीपक से कुछ कहा तो दीपक ने पूजा से कहा कि पूजा जरा सपना को पीछे बैकयार्ड की तरफ ले चलो। और फिर उसने इशारे में उस इंसान से भी कहा कि प्लीज़ आप भी जाओ और एक दूसरे से जो कुछ भी कहना सुनना हो आराम से कहिए। पूजा सपना को बैकयार्ड में बने झूले के पास खड़ा करके जाने लगी तो सपना ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्लीज़ पूजा यहीं रुकना मेरे साथ। पूजा ने कहा कि परेशान मत होना, बस जो भी तेरे दिल में हो उसे बता देना, वो समझ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। पूजा वहाँ से चली गई। सपना झूले की कड़ी पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई वहाँ पर आ गया है और उसने एक तिरछी नज़र से देखा तो समझ गई कि ये वही लड़का है जो आज उसे देखने के लिए आया है। दरअसल वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं उस लड़के के साथ भैया तो नहीं आए हैं, नहीं तो फिर वो अपनी बात उसके सामने कैसे रख पाएगी। सपना ने बिना उसको देखे बिना उसकी तरफ मुड़े हुए ही कहना शुरू कर दिया, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसका इंतज़ार है। वो ऐसे ही किसी होली वाले दिन मेरे घर आने के लिए बोल कर गया था। मुझे उसका इंतज़ार है और हमेशा रहेगा। मुझे नहीं पता कि वो कभी आएगा या नहीं, पर मुझे उसका इंतज़ार हमेशा रहेगा। मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज़ भैया से इस शादी के लिए मना कर दीजिए। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और उसके बाकी के शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। पर मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है सपना, और मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। सपना के कानों में जैसे ये आवाज़ पड़ी उसे लगा कि शायद उसे कोई धोखा हुआ है और उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिए। सपना, मैंने कहा था ना कि मैं होली पर छुट्टी लेकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भैया से हमेशा के लिए तुमको मांग कर ले जाऊंगा। देखो आज भी होली ही है, मुझे पता है थोड़ी सी देर हो गई है, पर मैंने अपना वादा पूरा किया है। सपना ने अब धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखा और देखते ही पहले तो उसकी मरजानी आंखें फिर से बरसने लगीं और इससे पहले कि वो खुद को संभालती वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। पर बेहोश होने से पहले उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, राजीव। आगे की कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगले भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।